आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी यूपीएससी की और सबसे पहले आपको थॉट कैसे आया कि मुझे यूपीएससी करना है? 21 में उत्तराखंड पीसीएस से मैंने सिविल सर्विसेज स्टार्ट किया था। उसमें मैं इंटरव्यू तक का पहुंचा था। तो कितना डिफिकल्ट होता है कि जब आप फेलियर देखते हैं उसके बाद आप दोबारा से स्टार्ट करते हैं और मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? मोटिवेशन जो आपको आपके जोन में कंफर्ट देता है। इनसाइड फीलिंग क्या है कि अब आप खुद को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अब आप एक यूपीएससी आपने क्लियर किया है। मैंने यूट्यूब में जितनी वीडियोस आती थी उनको देखा, टॉपर्स के जो टॉप्स होते थे उस टाइम पे उनको देखा, प्लस जो बुक रिकमेंड करते थे उनको पढ़ा था। हम खुद से तैयारी करते हैं तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है सोर्स कलेक्ट करना, या आपको रिलाई करना कि सोर्स ये मेरे लिए बेटर है या नहीं है। उस चीज़ को अगर आप बेस्ट में बता पाएँ तो अगर आपके दोस्त आपको हेल्प कर रहे हैं सिंसियरिटी लाने में तो वो काफ़ी हेल्प करता है। समटाइम्स आप बहुत ही लो फील कर रहे होंगे, समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होंगे, तो वो दोस्तों का काम होता है कि आपको कुछ एवरेज लेवल पे ले आए जहाँ से आपको हेल्प करेगा। आपके पास अचीवमेंट्स हैं, स्पोर्ट्स है, एनसीसी है, हॉबीज़ है, हॉबीज़ आपके डाइवर्स हैं, आपके पास मेडल्स ऐसे हैं कि अगर मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगा और मैं सोचने लग जाऊँगा कि बेयर मिनिमम आपका 150 नंबर होना चाहिए। एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट, क्योंकि आपने उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, तो आपका क्या मानना है कि कितने टाइम तक आप यूपीएससी को टाइम दे सकते हैं? और खुद को रिवॉर्ड दीजिए। जब आप खुद को रिवॉर्ड देंगे तो ज़्यादा बेटर लगता है। फॉर एग्जांपल अभी जो स्टूडेंट होता है उसे प्रेशर को कैसे टैकल करना चाहिए? खुद में आपकी एक थ्योरी थी कि मैं बहुत बड़ा क्रिकेटर हूँ, तो जितने आपके साथ वाले देख रहे होंगे, आपके दोस्त लोग देख रहे होंगे, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा क्लेरिफाई करिए। सी होती है कि हमारे सीनियर्स के पॉडकास्ट चैनल्स इतने हाईलाइटेड हैं, और सेकेंडली जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं देख रहा हूँ इंटरव्यू अंकित राज सर का, तो मुझे खुद को पता चल रहा है कि हाँ मुझ में ऐसा क्या कुछ रह गया था जो मुझे फाइनल सिलेक्शन तक का नहीं पहुँचा पाया, या दूसरे पीसीएस टॉपर्स का इंटरव्यू देख रहा हूँ या वीडियो टॉपर का इंटरव्यू देख रहा हूँ, तो मुझे सीखने को मिल रहा है कि हाँ क्या कुछ मुझ में रह गया जो मैं कर पा रहा हूँ। मेरे हिसाब से ये साइज से ही ऐसा प्लेटफॉर्म है उत्तराखंड का जो इतना डिटेल सब कुछ करा रहा है। हम देखते हैं सेंट्रल एग्जामिनेशन के लिए कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो हेल्प कराता है एस्पिरेंट की कनेक्टेड रहने में। नमस्कार, मेरा नाम है मुकुल और आप देख रहे हैं माई टॉक शो। दोस्तों, माई टॉक शो के टॉपर्स पॉडकास्ट में आज तक आपने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे स्टेट एग्जाम्स के। आज मुझे सौभाग्य मिला है कि किसी यूपीएससी एस्पिरेंट का इंटरव्यू करने का। मेरे सामने जो बैठे हैं, हाल ही में इन्होंने यूपीएससी में अपना स्थान जो है सुनिश्चित किया है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है इस इंटरव्यू को करते हुए। जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले अनाउंस करा था कि बहुत जल्द हमारे शो पर एक यूपीएससी कैंडिडेट आने वाले हैं। तो जितने भी आपके सवाल रहते हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। जब भी हमारा कोई गेस्ट आता है तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि हमारी गेस्ट आने वाले हैं, तो कमेंट बॉक्स हमारी वेरियस जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर हम अनाउंस करते हैं, तो आप चाहकर वहाँ पर हमें कॉमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका माई टॉक शो में। थैंक यू सर। एक बार हमारे व्यूवर्स को जो है अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सबसे पहले मैं पुठुलन का पहला कुंचा और नंतनन का मैं नमस्कार, माँ भाई बहन इनका मैं नमस्कार। मेरा नाम संदीप प्रसाद छू और इस वर्ष मैंने यूपीएससी में 946 रैंक हासिल की है। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा मैं चंपावत से हूँ उत्तराखंड, और मैं इस मुकाम के लिए अपने इष्ट देवताओं और सभी देवताओं का धन्यवाद देना चाहूँगा। जी संदीप भाई, आपने एक इंट्रोडक्शन तो दे दिया है कि आप कहाँ से हैं, क्या आपका नाम है, और सबसे पहले आप ये जानना चाहेंगे कि जो आपकी बेसिक शिक्षा हुई है वो कहाँ से हुई है, क्योंकि आप शायद भारत के सबसे बड़े एग्जाम में आपने अपना स्थान सुनिश्चित किया है, तो जो आपकी बेसिक एजुकेशन है वो बहुत मैटर करती है, वो कहाँ से शुरू हुई थी? सर, मेरी प्राइमरी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 बनबसा कैंट से हुई थी। उसके बाद मेरा 12th भी केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 बनबसा कैंट हुआ था। उसके पश्चात मैंने IIT JEE की परीक्षा दी थी, जिसमें मुझे विपिन त्रिपाठी कुमार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा हार्ट अलॉट हुआ था, और मैंने वहीं से 2016 से 2020 के बीच सिविल इंजीनियरिंग में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। आप लोग देख चुके होंगे कि इससे पहले भी मैं अंकित राज का इंटरव्यू कर चुका हूं, जिन्होंने उत्तराखंड पीसीएस में अपनी 9th रैंक सिक्योर की थी। नेहा टमटा मैम का कर चुका हूं, जो वर्तमान में नायब तहसीलदार हैं। इसी क्रम में आज यूपीएससी, तो BTKIT का एक इतिहास अब बहुत आगे की ओर जा रहा है। आपने देखा होगा लगातार बहुत अच्छे वहाँ से सिलेक्शंस हो रहे हैं, तो इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। मुझे ये बताइए कि आपको कितना टाइम लगा, कब से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी यूपीएससी की, और सबसे पहले आपको थॉट कैसे आया कि मुझे यूपीएससी करना है? सर, हमेशा से जब भी देखता था तो परिवार में कुछ ऐसे लोग थे जो हमेशा से पब्लिक सर्विसेज में थे। जब वो पब्लिक डीलिंग करते थे तो मैं देखता था वो कितना इंपॉर्टेंट हेल्प करते हैं सोसाइटी के लिए, तो वहाँ से एक रुझान पक्का था। कॉलेज ख़त्म होने के बाद कोविड था, तो जिसमें मुझे मौका मिला था कि सिविल इंजीनियरिंग को छोड़ के, जो फील्ड वर्क है उसे छोड़ के मैं सिविल सर्विसेज की तरफ बढ़ सकूँ।
मैंने तब अपनी तैयारी शुरू की थी और 2021 में उत्तराखंड पीसीएस से मैंने सिविल सर्विसेज स्टार्ट किया था। उसमें मैं इंटरव्यू तक का पहुंचा था बट अनलकीली नहीं हो पाया था। तो एक्टिवली यूपीएससी में 2022 से था, ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था जिसमें लकीली मुझे कुछ सक्सेस हासिल हुई है। बिल्कुल, ये आपने बताया, लेकिन एक हम जिस कॉलेज से या जिस पृष्ठभूमि से हम लोग आते हैं, यहाँ पर हम अक्सर देखते हैं कि यूपीएससी को एक बहुत बड़ा एग्जाम माना जाता है। मतलब खुद में भी एक सेल्फ डाउट हो जाता है कि यार क्या मैं यूपीएससी कर रहा हूँ, मेरी जो एकेडमिक्स है वो उतनी अच्छी नहीं रही है। तो आपने खुद को कैसे कन्विंस करा कि ना मैं यूपीएससी करूँगा, स्टेट पीसीएस को छोड़ा आपने या वेरियस अपने टेक्निकल एग्जाम छोड़े और सीधा यूपीएससी की तरफ आप गए? सेल्फ डाउट होता है मेनली ऐसे एग्जाम पर, बट कुछ चीज़ें हैं जैसे नेवर लेट एनीवन टू डिक्टेट योर टर्म्स। जब तक का आपको खुद से नहीं मालूम कि वो हार्ड है, आप मत मानिए वो हार्ड है या डिफ़िकल्ट है। एक बार ट्राई कीजिए, सिलेबस देखिए। इस चीज़ में सर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे मित्र सागर सिंह चौहान का, जिन्होंने मुझे ऐसे गाइड किया और बताया कि आप देखिए, सिलेबस देखिए, फिर यदि आपको लगता है कि हार्ड है तो किसी और ऑप्शन पे जा सकते हो। लेकिन जब मैंने सिलेबस देखा तो मुझे एक अंदर से जिज्ञासा है कि मैं और पढूं और मुझे एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं आगे बढ़ सकता हूं। तो सर मैंने ऑप्ट किया सिविल सर्विसेज से। बिल्कुल। तो जब आप अब बात करते हैं आपके रिज़ल्ट की, जब आपने बताया कि आपने एक अटैम्प्ट ऑलरेडी दे दिया है और आपका सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ, फिर से आपको दोबारा से प्रिपरेशन करनी थी, तो कितना डिफ़िकल्ट होता है कि जब आप फेलियर देखते हैं उसके बाद आप दोबारा से स्टार्ट करते हैं और मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? अच्छा, अबाउट द फेलियर तो मैं कहूँगा अगर आपको ग्रोथ दिख रहा है तो आपका वो फेलियर वाला एक्सपेक्ट कभी नहीं आएगा सामने। फॉर एग्जांपल एक बार आपका इंटरव्यू नहीं हुआ, अगले 1 महीने में आपका प्रीलिम्स है, उसमें भी नहीं हुआ, देन आपका फिर से 1 महीने में है। लेकिन अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो आपको मालूम है आपको उसमें खाली बिल्डअप करना है। तो वो हमेशा से मोटिवेशन था कि मुझे बिल्डअप करना है, जो कम टाइम में हो सकता था। सेकेंड क्वेश्चन जो आपका था बहुत इंपॉर्टेंट कि मोटिवेशन कहाँ से आया। सर मैं बोलना चाहूँगा कि पेरेंट्स टीचर्स हमेशा से रहते हैं, बट मोस्ट ऑफ द मोटिवेशन जो आपको आपके जोन में कंफर्ट दे सकते हो, आपके दोस्त हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे दोस्त थे, मनीष तिवारी थे, अनूप कोहली, वैभव थे, आप थे सर, या बीटीआईटी के जितने भी सीनियर्स थे, सब कनेक्ट कर पाएंगे कि हमारी जो कम्युनिटी थी वो कैसे गेट टुगेदर रहती है अभी भी। तो वो सर काफ़ी हेल्प किया था। बिल्कुल। शुरुआत ये करेंगे कि जब आपको रिज़ल्ट का कैसे पता लगा? इस बार जब रिज़ल्ट आया तो होता है एक्साइटमेंट होती है और इंट्यूशन आ जाता है कि यार मेरा पेपर इस बार सही गया तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे पहले आपको रिज़ल्ट कैसे पता लगा और पता लगने के बाद आपका क्या रिएक्शन था? सर यूपीएससी में जब आप इंटरव्यू दे देते हो तो उसके बाद एक टाइम होता है। टाइम मेनली अगर मान लीजिए लास्ट इंटरव्यू है तो उसके 1 हफ्ते बाद फाइनल रिजल्ट आता है। तो 1 हफ्ते भर आप खाली अपने नंबर कैलकुलेट कर रहे होते हैं मन में कि हो सकता है मेरे इतने नंबर होंगे, तो मिनिमम इतने भी देर के होंगे इंटरव्यू में, तो मेरा फाइनल स्कोर ये हो सकता है, मेरा रिजल्ट हो सकता है। तो 1 हफ्ता बहुत ही ज़्यादा वो था सर, हेक्टिक मेंटली। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आया तो उस दिन तो आप शुरुआत से ही बहुत बिजी रहते हो। लास्ट ईयर जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था 1:30 बजे और इस बार भी 1:30 बजे, तो तब तक का सर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, होगा नहीं होगा, थोड़ा डर भी था। फिर पीडीएफ में नाम देखते रहे और लकीली जब नाम आया तो सर खुशी हुई काफ़ी इस बार तो। और घर वालों का क्या रिएक्शन था? क्योंकि आप यूपीएससी करते हैं तो ना केवल ये आपकी इंडिविजुअल सक्सेस है, ये पूरी एंटायर आपकी फैमिली है, साथ में आपके दोस्त लोग हैं, वो सभी लोग सेलिब्रेट करते, तो उनका क्या रिएक्शन था? सर घर वाले काफ़ी खुश थे जब मैंने उन्हें बताया। तो भली वो बारीकियाँ ना जानते हो इस जॉब प्रोफाइल की या नहीं जानते हो, लेकिन वो इसलिए खुश थे क्योंकि जो मैं करना चाहता था वो कर लिया था। उससे पिछले साल जब मेरा नहीं हुआ था तो घर वालों में एक ह्यूमिलिटी आई थी कि हाँ फेलियर क्या होता है। इस बार शायद से वो ज़्यादा खुश थे, लेकिन ओवर एक्साइटेड नहीं जैसे लास्ट टाइम थे। तो उनको मालूम है कि क्या क्या मेहनत लगती है यहाँ तक का पहुँचने के लिए। तो सर कहूँगा काफ़ी खुश थे, फ्रेंड्स, फैमिली, स्कूल टीचर्स, सब लोग। अच्छा, और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि अब आपको अंदर से कैसा लग रहा है? क्योंकि शायद आपका जब रिज़ल्ट आया उससे पहले तक आप ऐसे घूम रहे थे। एक होता है, एक हमारे पास बेरोज़गारी का टैग होता है, और सडनली जब हमारा इतना बड़े रिज़ल्ट में नाम आ जाता है उसके बाद इनसाइड फीलिंग क्या है कि अब आप खुद को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अब आप एक यूपीएससी आपने क्लियर किया है और कहीं ना कहीं आप सिविल सर्वेंट है, तो कैसा लग रहा है खुद में आपको? सर काफ़ी खुश था जब रिज़ल्ट आया, कुछ दिन एंजॉय किया, जो लाइफ जैसे चलती थी वैसा चलने लगा। बट कुछ सडन चेंज जो आप में आने चाहिए ग्रेजुअली भी, वो ये थे कि अब आप मोर रिस्पॉन्सिबल बन गए हो। अब आप जानते हो कि जब भी कोई आपको देखेगा तो एज ए रिप्रेजेंटेटिव देखेगा गवर्नमेंट के, तो आप चाहते हो कि आप कुछ ऐसा करो जिससे लोग को आपको कुछ सीखने को मिले, ना कि कुछ ऐसा करो जिससे कि आपकी जो इमेज है वो टार्निश हो जाए। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि अब थोड़ा रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबिलिटी रखो और कोशिश करो कि लोग को और मोटिवेट करो। तो एक ही थोड़ा बहुत चेंज आया रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला। अब बाकी एक जो फैक्टर है कि हमेशा आगे बढ़ते रहना है सर, वो तो है ही।
सो लेट्स कम टू द पॉइंट संदीप भाई, ये तो आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस था ये हमने जाना। अब मुझे ये बताइए 2022 से आपने बोला कि यूपीएससी के लिए आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करें, तो सबसे पहले थॉट क्या था कि आपको गाइडेंस कहाँ से मिली? क्योंकि ये तो आपने मन में बना लिया, आपने अपना जो फैमिली बैकग्राउंड बताया वो सिविल सर्विसेज की तरफ था, बट आप इंडिविजुअली आपने कैसे स्टार्ट करा? क्या आप कोचिंग की तरफ गए, क्या आपने सेल्फ स्टडी करी, कैसे आपने पढ़ाई स्टार्ट करी अपनी? सर ड्यूरिंग कोविड वैसे भी ऑफलाइन कोचिंग्स तो एक्सेसिबल थी नहीं, तो मैंने यूट्यूब में जितनी वीडियोस आती थी उनको देखा, टॉपर्स के जो टॉप्स होते थे उस टाइम पे उनको देखा, प्लस जो बुक रिकमेंड करते थे उनको पढ़ा था। बुक रिकमेंड पढ़ने के बाद, बुक्स पढ़ने के बाद मैंने कोशिश की मैं उनके शॉर्ट नोट्स बनाऊँ, शॉर्ट नोट्स बहुत हैंडी रहे, तो ये सब चलते रहा। उसके बाद जब मेरा पीसीएस का प्री क्वालिफाई हुआ था तब सर मैंने पहली कोचिंग ली थी अपने यहाँ देहरादून में, जिसमें मैंने मेंस टेस्ट सीरीज़ के लिए लिया था। देन उसके बाद जब यूपीएससी के प्रीलिम्स सक्सेसिव क्वालिफाई होते रहे तो उस टाइम पे मैंने दिल्ली जाके मेंस की टेस्ट सीरीज़ ली थी। उसके अलावा कोचिंग से मेरा कोई एसोसिएशन नहीं रहा है सच, बट बुक से मैं कहूँगा अगर आप कर रहे हैं, या टॉपर्स के या जो फ्री रिसोर्सेज कोचिंग वाले अपनी साइट पे अवेलेबल कराते हैं उसको करके आप बहुत ही हेल्प होता है सर उससे। ये तो आपने देखो बहुत इजीली बता दिया कि आपने बहुत शॉर्ट वे में बता दिया। मैं देखो इस चैनल का मोटिव यही है, अगर आप भी इस चैनल पर नए आए हैं इसी तरीके की गाइडेंस आपको मिलती रहती है, तो अगर आपको कोई भी इंटरव्यूज सुनने होते हैं, चाहे पीसीएस रिलेटेड हो या टेक्निकल फील्ड के हो या आप ग्रुप सी वेरियस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और आपने अगर हमें सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं करा है तो जाकर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, हमारी वेरियस सोशल साइट पर हमें फॉलो कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे इन डेप्थ मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने स्टार्ट करा तो आपने बोला अपने यूट्यूब से रिसर्च करी, ये फिर देन आप उसके गो थ्रू गए, लेकिन स्टार्ट आपने जैसे पीसीएस की करी, पीसीएस बिल्कुल अलग है, यूपीएससी अलग है, तो उसके प्रीलिम्स के लिए आपने जो स्टार्ट करा वो कैसे करा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। क्योंकि आप सोर्स, जब हम खुद से तैयारी करते हैं तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है सोर्स कलेक्ट करना, या आपको रिलाई करना कि सोर्स ये मेरे लिए बेटर है या नहीं है। उस चीज़ को अगर आप डेप्थ में बता पाएँ तो। सर अगर स्टार्ट से स्टार्ट करें तो सबसे पहली चीज़ जो सर ने कहा कि आपको सोर्स आइडेंटिफाई करना है, देन आपको देखना है वो सोर्सेस आपके लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर मैं कहूँ सोर्स आइडेंटिफिकेशन के लिए तो उसमें टॉपर्स के वीडियोस, उनके जो जो रिकमेंडेशंस थे, प्लस स्टैंडर्ड बुक्स, एनसीईआरटीज़, ये आपके सोर्स हो चुके हैं। अब आपको देखना है कि ये आपके लिए वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसके लिए है यूपीएससी के पीवाईक्यूज़। आप देखिए अगर जो आपने पढ़ा है उसको रेप्लिकेट कर पा रहे हैं पीवाईक्यू में या टेस्ट सीरीज़ में, तो इसका मतलब जो आपके सोर्सेस हैं वो ठीक है। तो ये मेरा मेन एजेंडा था सर, जो भी मैं सोर्सेस लूँ मेक श्योर करूँ क्या उससे मेरे पीवाईक्यू या दूसरे क्वेश्चन हो पा रहे हैं या नहीं। अगर जब मुझे लग रहा है कि हाँ ऐसे हो रहा है, मेंस में भी सेम क्वेश्चन आ रहे हैं और जो मैं कर रहा हूँ वो इम्प्लीमेंट हो सकता है, तो सर मैं उस सोर्स के साथ स्टिक करता था और उसके साथ आगे बढ़ते रहता था। ये काफ़ी हेल्प किया। प्लस कुछ दूसरे एग्ज़ाम थे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ किसी और चीज़ की, तो मैं कोशिश करता था, देखता था कि जो कॉमन सिलेबस है वो कौन कौन सा है, क्योंकि दोनों ही सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में कुछ कॉमन पक्का होता है, तो मैं उसमें ज़्यादा ध्यान देता था। सेकंड जो चीज़ है, आपको पीवाईक्यू के बाद देखना है कि आइडेंटिफिकेशन कैसे चल रहा है, तो आप किसी अपने सीनियर से या कोई और हैं टीचर्स, फैकल्टी, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे टाइम पे मेरे दोस्त थे जिन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की थी। अच्छा, अगर आप उस दोस्त का जिक्र करना चाहें तो बिल्कुल खुला मंच है, आप कर सकते हैं कि किस दोस्त ने आपको ऐसा गाइड करा। क्योंकि अक्सर दोस्ती को लेकर ये रहता है ना कि घर वाले भी कहते हैं संगति अच्छी रखो, या फिर बोलते हैं कि संगति मत रखो। तो उस चीज़ पर भी मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा कि क्या इंपॉर्टेंस रहती है प्रिपरेशन के दौरान आपके फ्रेंड सर्कल की और जो आपकी दोस्ती रहती है उसकी। एक बहुत ही फेमस कोट है सर कि डोंट बी सीरियस, बी सिंसियर। तो अगर आपके दोस्त आपको हेल्प कर रहे हैं सिंसियरिटी लाने में तो वो काफ़ी हेल्प करता है। समटाइम आप बहुत ही लो फील कर रहे होंगे, समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होंगे, तो वो दोस्तों का काम होता है कि आपको कुछ एवरेज लेवल पे ले आए जहाँ से आपको हेल्प करेगा। मेरे स्कूल के दोस्त थे कुछ, अंकित मैं कहूँगा, या कुछ जो इंजीनियरिंग में थे, या जो मेरे इंजीनियरिंग के मेरे सीनियर्स थे, सर आप, राणा सर लोग, गुरु सर लोग, सब लोग थे। बाकी मेरे जो बैचमेट थे, फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन का नाम लेना चाहूँगा तो सागर सिंह चौहान सर, जिन्होंने मुझे सबसे पहले इस एग्ज़ाम के बारे में बताया था, और कुछ कारणवश से वो इसकी तैयारी खुद तो पूरी नहीं कर पाए, लेकिन वो मुझे काफ़ी हेल्प करते थे रिसोर्सेज देने में। और लास्ट टाइम तक का इंटरव्यू फेज़ में भी मैं जानता हूँ कि वो मेरा खुद से मॉक इंटरव्यू लिया करते थे। उनके अलावा मनीष तिवारी, जिनका कॉन्स्टेंट सपोर्ट रहा है मुझे, और मैं जब बहुत ही लो फील करता था तो उनसे बात करता था, और हमारी बातचीत जब लो वाली होती थी तो हम लोग डिस्कस करते थे सिलेबस से रिलेटेड कुछ भी। फॉर एग्जांपल हम पॉलिटिकल डिबेट में नहीं आते थे, लेकिन जिस चीज़ के ऊपर भी डिबेट चल रही थी वो हेल्प करती थी। सेम चीज़ अनूप कोहली जैसे मेरे दोस्त हैं, इनके साथ हुआ।
समटाइम्स मैं बहुत ही लो फील कर रहा हूँगा और मुझे कुछ और हॉबीज़ इंटरेस्ट पे बात करनी है, तो उसके लिए वैभव नेगी थे मेरे दोस्त, जो शायद से BTKIT का कोई ही ऐसा सदस्य होगा जो वैभव नेगी को ना जानता हो। तो सर इन लोगों ने काफ़ी हेल्प की थी। बाकी और दोस्त थे जिनका बहुत सपोर्ट रहा, तो मैं सबको आपके मन से धन्यवाद करना चाहूँगा, अपने BTKIT परिवार को, अपने दोस्तों को और सबको सर। जी बिल्कुल, क्योंकि संदीप मैं आपको पहले से जानता हूँ, तो शायद हम कॉलेज हमने साथ ही करा, आप कॉलेज जूनियर रहे हमारे, तो कॉलेज के दौरान हमने अक्सर देखा है कि हम लोग इतना सीरियस नहीं होते हैं। चाहे हम किसी का भी एग्जांपल ले लें, बहुत सारे हमने टॉपर्स देखे हैं अलग अलग वेरियस जो फील्ड हैं, चाहे UKPSC हो या आप UPSC में हम देख रहे हैं आपको, या फिर वेरियस जितने भी हमारे नॉन टेक्निकल फील्ड होते हैं, तो उस दौरान हमारी मेंटालिटी जो रहती है, या फिर हम कहें इंजीनियरिंग स्टूडेंट की रहती है, तो फोकस ज़्यादा रहती है अपने इन्जॉयमेंट के ऊपर। तो क्या आप वहीं से फोकस थे अपने UPSC टारगेट को लेकर, या फिर आपने जब कॉलेज कर लिया देन आपको रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार अब कॉलेज हो चुका है, अब मैं अपने करियर की तरफ सीरियस हो जाता हूँ? सर लकीली जो मेरा फ्रेंड सर्कल था, जैसे मैंने मेंशन किया, उनको मालूम था हमेशा से क्या करना है। इफ़ नॉट इंजीनियरिंग दे वर सीरियस अबाउट बैंकिंग या दूसरे पब्लिक सर्विसेज पेपर्स की तरफ पे, तो हमेशा से था। लाइक मैं कहूँगा कॉलेज तक का सर वो खाली एक ड्रीम था, उस पर मैंने काम नहीं किया था, नो एक्शन टेकन, प्लान नहीं था, तो वो कहूँगा वो विश भी था एक। लेकिन कॉलेज के बाद सर उस चीज़ पे काम करना शुरू हुआ, प्लस कॉलेज लाइफ जो भी किया उसका कोई रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। तो अगर हमने वहाँ एंजॉय भी किया या किसी से कुछ अदर एक्टिविटीज़ किया, तो ऐसा लगता है कि उसने पर्सनैलिटी बिल्डअप किया और वो कहीं ना कहीं आज भी काम आ रहा है। तो सर मैं कहना चाहूँगा कॉलेज का भली उस एग्ज़ाम को लेके सीरियसनेस ना हो उस टाइम पे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जो अभी तक का हेल्प करते हुए आ रहा है सर, और आगे भी करता रहेगा। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। अब लेट्स कम टू द अनदर पॉइंट कि संदीप भाई, जब आपने बोला कि आपने कोचिंग नहीं करी, आपने सिर्फ सेल्फ दिल्ली गए, आप मॉक टेस्ट लगाए या फिर आपने कुछ और चीज़ें करी, तब आप जब आपको एक अंदर से लग रहा होगा कि यार अब मैं प्रीलिम्स तो मेरे हो रहे हैं, पर मेंस जो हम देखते हैं बहुत एक अलग स्टेज है, कि प्रीलिम्स कहीं ना कहीं चाहे UPSC का हो या फिर PCS का हो, एक बार कंसिडर ऐसा किया जा सकता है कि आपका निकल गया है। तो असली जो लड़ाई होती है मेंस में होती है। तो मेंस के लिए आपको कैसे, आपने बिना कोचिंग के उस पर काम किया और कैसे आपको यहाँ पर सक्सेस मिली? सर कुछ कोचिंग जिनके साथ मैं एसोसिएट था उनमें से एक थी इंस्पिरेशन स्टडी सर्कल देहरादून, जो उनके डायरेक्टर सर थे डॉक्टर मिस्टर निशीश सक्सेना, वो मुझे काफ़ी गाइड करते थे ड्यूरिंग मेंस। बाकी जो मैंने टेस्ट सीरीज़ क्लियर की थी उनमें जो उनमें जो वैल्यू एडिशन के लिए पॉइंट्स मिलते थे उनको मैं ऐड ऑन करता था। मेक श्योर करता था कि बेसिक मिस्टेक ना करूँ। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, जो एक स्ट्रक्चर फॉलो होना होता है, GS में मेनली आपका इंट्रोडक्शन ठीक ठाक लिख रहा हूँ, डेटा उसमें इनपुट कर रहा हूँ, डायग्राम है तो डायग्राम बना रहा हूँ बॉडी में जो पूछा क्या वो कर रहा हूँ, कंक्लूजन एक अच्छा खासा दे रहा हूँ, सारे पॉइंट एड्रेस कर रहा हूँ। ये बेसिक स्ट्रक्चर जो मेंस में आपको फॉलो करना ही है। अब क्वेश्चन कुछ भी पूछे, अगर आपके ये पॉइंट है तो मिनिमम आपको पॉइंट मिलेंगे सर। इसलिए मेंस थोड़ा बहुत मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आपको कुछ नहीं भी आता तो आपके पास अपॉर्चुनिटी इम्प्रेस करने की। वहीं प्रीलिम्स में अगर आपको नहीं आता तो नहीं आता, वो नेगेटिव मार्किंग होगी। तो स्टिकिंग टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आंसरिंग, ये हेल्प किया सर मुझे मेंस में। बिल्कुल, इतनी खुशी, मतलब शायद ही हमें, जब मेरी बातचीत हो रही थी या मैंने आपके स्टेटस लगाया था, आपके बारे में सबको पता लगा, तो कहीं ना कहीं एक प्राउड मोमेंट होता है शायद पूरे कॉलेज के लिए। जितने लोग आपको जानते होंगे, हर किसी ने मुझसे पूछा, आपके बारे में पूछ रहे थे, और सभी लोग कहीं ना कहीं बहुत खुश थे कि यार चलो अपने साथ का ही अपना जूनियर है जो कॉलेज मेट है, वो आज UPSC एग्ज़ाम में पहुंच चुका है। संदीप भाई, अब मुझे बताइए कि क्या चेंजेस अगर आप देखते हैं कि अगर कोई, चाहे वो अपने कॉलेज का हो या फिर कोई आपकी वीडियो, जो भी ये वीडियो देख रहा हो या तमाम जितने एस्पिरेंट्स हों, अगर वो कोई अपनी पढ़ाई कर रहा हो, मान लीजिए कोई टेक्निकल कॉलेज में या कोई नॉर्मल कॉलेज कर रहा है, कहीं से ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन कर रहा है, तो उस आदमी को अगर वो चाहता है UPSC परस्यू करना, पर एक होता है ना कि मिथ कि UPSC है, तो उसके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? अगर आपने UPSC का सोच लिया है कि आपको UPSC करना है, तो मेक श्योर कीजिए आपको UPSC नहीं करना है या आपसे UPSC नहीं होगा, ये भी डिसाइड करने वाले सिर्फ आप हो। क्योंकि बहुत लोगों ने खाली नाम सुन के या सुन रखा है कि पेपर हार्ड है, इसलिए उनको लगता है कि बहुत हार्ड है, हो सकता है आपके लिए भी हार्ड हो। लेकिन मैं कहना चाहूँगा आप डिसाइड कीजिए कि पेपर सच में हार्ड है। उसके लिए सबसे पहले देखिए कि सिलेबस क्या है, सिलेबस देखिए आप उसको कर पा रहे हैं। और आजकल तो सबसे अच्छी बात है कि टॉपर्स की जो आंसर कॉपीज़ हैं वो कुछ साइट्स में फ्रीली अवेलेबल है, तो आप देखिए कि टॉपर्स ने कैसा आंसर लिखा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसका 10% भी रेप्लिकेट कर पा रहे हैं अभी, तो मैं कहूँगा कि आप आगे बढ़िए, क्योंकि पढ़ने के बाद आप और अच्छा कर सकते हैं। तो सेल्फ इवेल्यूशन लगातार करते रहिए, सेल्फ डाउट आएगा,
लेकिन वो आपको एलिमिनेट नहीं करना चाहिए इस एग्जामिनेशन से। तो जो पहली मेरी आप लोग से अपील होगी ये होगी कि खुद से डिसाइड कीजिए करना है, खुद से डिसाइड कीजिए कि अब एग्जिट करना है, किसी और को डिक्टेट मत करना दीजिए। जो सेकंड मेन चीज़ है वो है ये कि हाँ पढ़ाई मांगता है यूपीएससी, मैं चाहता हूँ आप सिंसियर रहें, क्योंकि सिंसियर रहेंगे तो आप में कंसिस्टेंसी आते रहेगी, जब कंसिस्टेंट रहेंगे आप तो रिजल्ट अपने आप आएंगे। थर्ड मेन चीज़ है जो आप में होनी चाहिए वो ये कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट साथ साथ करते रहिए। अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है डिफरेंट चीज़ को लेके, फॉर एग्जांपल आपके पास अचीवमेंट्स हैं, स्पोर्ट्स है, एनसीसी है, हॉबीज़ आपके डाइवर्स हैं, आपके पास मेडल्स ऐसे हैं कि अगर मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगा और मैं सोचने लग जाऊँगा कि बेयर मिनिमम आपका 150 नंबर होना चाहिए। तो ये डेवलप करते रहिए साथ साथ यूपीएससी के, क्योंकि ये हेल्प करता है। थर्ड या फाइनल चीज़ जो मैं आपको कहूँगा कि आपको मालूम होना चाहिए, समटाइम हम बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं एग्ज़ाम में कि कब एग्जिट करना है। मैं ये नहीं कहूँगा ब्लाइंडली आप चलते रहिए, जब आपको लगे कि इससे ज़्यादा आप कुछ एफर्ट नहीं दे सकते या ग्रोथ नहीं आ रही है तो मैं कहूँगा तब आप एग्जिट कर सकते हैं। वरना मैं कहूँगा आप सेवरल एग्जांपल्स देख सकते हैं, यूपीएससी टॉपर्स बहुत हैं, ऑनरेबल मैम्स और सर लोग जिन्होंने अपने बहुत अंतिम लेग में यूपीएससी क्वालिफाई किया। तो भरोसा रखिए खुद पे, अगर आपको लग रहा है हर एक अटैम्प्ट के बाद आप में ग्रोथ आ रही है तो मैं कहूँगा आप लगे रहिए बस। बाकी आपको कुछ भी डाउट होता है तो आपको मालूम है कहाँ जाना है क्या ना करना है, क्योंकि आजकल इन्फॉर्मेशन पेनिट्रेशन इतना अच्छा हो गया है। तो मैं तो आप लोग को ये कहूँगा लगे रहिए, बाकी मेरी तरफ से पूरी बेस्ट विशेस आप लोग को। एक और क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं जब भी कोई यूपीएससी प्रिपरेशन करता है तो यूपीएससी कोई वन नाइट एग्ज़ाम तो है नहीं कि आप बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिल जाए, काफ़ी टाइम लगता है यूपीएससी में। आई मीन कि बहुत सारे लोगों को 5-5 अटैम्प्ट लग जाते हैं, कुछ लोग अपने फर्स्ट सेकंड अटैम्प्ट में निकल जाता है। तो एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट, क्योंकि आपने उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, तो आपका क्या मानना है कि कितने टाइम तक आप यूपीएससी को टाइम दे सकते हैं कि हाँ ये इतने अटैम्प्ट में देने हैं, इसके बाद जो है मेरे बस की नहीं है? सर जैसे मैंने अपने पिछले आंसर में कहा था कि जब तक का आपको ग्रोथ लग रहा है, आपको लग रहा है कि आप हर एक अटैम्प्ट के बाद थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हो आप में, तब तक का आप देते रहिए। फॉर एग्जांपल अभी एक हाल ही में और हर रिज़ल्ट के बाद डिबेट चलती है कि आपने अपने यूथफुल स्टेज के 5 साल दे दिए, 6 साल दे दिए, ये कितना तक संगत है। तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि आप यूपीएससी को एज अ एंड देखने लग जाते हैं जब ये जजमेंट करने लग जाते हैं, जबकि यूपीएससी खाली एक मीन्स है, वो खाली एग्ज़ाम लेता है। मेन चीज़ अगर आप 5 साल दे रहे हैं अपने जीवन के से, तो उसके बाद आप क्या कर रहे हैं वो आपका दूसरा मीन्स है, वो भी एंड नहीं है। आप 5 साल दे के आप किसी और के 5 साल बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको ये वाली सोच है और आप में ग्रोथ आ रहा है तो आप करते रहिए। 6 साल लग जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि 6 साल आपने इसमें लगाए और जब आप सर्विसेज में जाए जहाँ पर भी आप पोस्टेड हो वहाँ पर आप कुछ ऐसा करें कि लोगों की ज़िंदगी के 6 साल बहुत बढ़िया हो जाए और उनको वो 6 साल वाली मेहनत ना करनी पड़े। तो एक ही डिबेट हमेशा रहती है। प्लस सेकंड चीज़, यूपीएससी ने खुद वो एज लिमिट रख रखी है या वो अटैम्प्ट लिमिट रख रखी है, तो उसके साथ स्टिक करना चाहूँगा। बाकी एक और चीज़ है कि आपको इस साइकिल में घूमते नहीं रहना। अगर ग्रोथ नहीं दिख रही, आपको नहीं लग रहा कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, तो सर सबसे अच्छा टाइम होता है एग्जिट करने का। बिल्कुल। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसा आपने स्टार्टिंग में बताया कि आप बनबसा चंपावत टनकपुर के रहने वाले हैं, तो क्या आपने घर से प्रिपरेशन करी थी? क्योंकि लास्ट कुछ समय से मैं आपको देख रहा हूँ, आप देहरादून में ही है, हम लोग रेगुलर इंटरवल पे मिलते भी रहते हैं, कहीं ना कहीं घूमते फिरते टकरा जाते हैं। तो आपने जो अपनी पढ़ाई है उसको कैसे सीरियस रखा? क्योंकि आप जब यूपीएससी कर रहे होते तो बोलते हैं ना यूपीएससी त्याग और समर्पण मांगता है, तो आपने उस चीज़ को कैसे मेंटेन करा और क्या आपका टाइम टेबल रहता था? क्या आप लाइब्रेरी जाते थे? कैसे आपने संघर्ष करा, वो थोड़ा सा अगर आप शेयर कर पाएँ तो। एक कॉमन एक्सपीरियंस सर जो मैं शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि आप में से बहुत लोग होंगे वो अभी घर में तैयारी कर रहे होंगे और चाहते होंगे कि आप लोग या तो देहरादून आए या तो दिल्ली जाए, लेकिन मौका बिल्कुल नहीं मिल पा रहा होगा। सेम चीज़ मेरे पास थी, लेकिन मैं मौके की तलाश में खुद था। फॉर एग्जांपल मैंने खुद से वादा किया था अगर मेरा प्री निकलेगा तो मैं मेंस के लिए पक्का देहरादून जाऊँगा। तो जब मेरा पीसीएस का प्री हुआ तो मैं मेंस के लिए देहरादून आया। सेम चीज़ खुद से वादा किया था दिल्ली तभी जाऊँगा जब मेरा यूपीएससी का प्री होगा। तो जब यूपीएससी का प्री हुआ फिर देहरादून फिर दिल्ली गया, इंटरव्यू के लिए दिल्ली रहा। सेम चीज़ आप लोग के साथ भी होगी। तो मेरा कहने का जो मतलब ये है कि प्री एटलीस्ट आप लोग घर से रह के निकाल सकते हैं। अगर आप लोग सिंसियर हैं तो कोशिश कीजिए वो निकालें और ख़ुद को रिवॉर्ड दीजिए। जब आप खुद को रिवॉर्ड देंगे तो ज़्यादा बेटर लगता है। फॉर एग्जांपल अभी आप आ सकते हैं, हो सकता है आपके पास सारे रिसोर्सेज हो, देहरादून आइए, दिल्ली आइए, पेपर निकालिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे बहुत भाई बहन हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन इतने एम्पल रिसोर्सेज हैं कि आप लोग घर रह के वो प्री निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर जब आप लोग ये डिमांड रखेंगे कि बाहर जाना है तैयारी करने के लिए, यकीन मानिए घर वाले खुद से काफ़ी खुश होते हैं कि हाँ भेजना चाहिए और आगे एक प्रोग्रेसिव रिपोर्ट आ सकती है।
तो सर ये होता है। बाकी घर पे रह के सिंसियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेक श्योर कीजिए जब आप घर पे कर रहे हैं और आप फाउंडेशन अपनी तैयारी कर रहे हैं फाउंडेशनल, तो एटलीस्ट 8 से 10 घंटे की पढ़ाई बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। और उसमें मैं इंक्लूड कर रहा हूँ रिवीजन भी होना चाहिए। हो सकता है कि 2 घंटे आपको रिवीजन में लग जाए, क्योंकि जैसे जैसे सक्सेसिव आप आगे बढ़ते रहेंगे तो वो तैयारी थोड़ी कम होती रहेगी और वो बनता भी है कम होना, क्योंकि फाउंडेशन में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन अब आप बिल्डअप कर रहे हैं उसमें तो वो कम लगेगा। तो घर वालों के लिए मेरी ये एडवाइस है कि खुद को मोटिवेट कीजिए और खुद को रिवॉर्ड दीजिए कि प्री के बाद आप देहरादून या दिल्ली जाएँ। बाकी जो एक आखिरी एडवाइस देना चाहूँगा, जो घर पे रह के या लाइब्रेरी पे रह के तैयारी कर रहे हैं, कि सेल्फ डाउट मत कीजिएगा, खुद पे फोकस रखिएगा और उम्मीद रखिएगा कि बहुत जल्द आपका भी नाम हो फाइनल मेरिट लिस्ट में हो। बिल्कुल। थोड़ा सा अगर आप अपना टाइम टेबल शेयर कर पाएँ कि क्या आपका रूटीन रहता था, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट है तो रहता है कि कितने घंटे आप दिन में पढ़ते थे और कैसे पढ़ते थे? क्या लाइब्रेरी जाते थे या आपने जो आप पीजी में रह रहे वहीं रहकर पढ़ते थे? इसके लिए मैं अपना एक इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा जो मैंने विद इन द ईयर किया था। वो था इंजीनियरिंग के टाइम पे जो हमने पढ़ा उसको हम रेप्लिकेट करते थे अपने आंसर्स में। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता था कि हम लास्ट के कुछ वीकेंड्स में पढ़ते थे या लास्ट के कुछ दिनों में पढ़ते थे, तो उससे एक वो डर ख़त्म हो चुका था फेलियर का। तो मेरे पे ये अडेप्टेबिलिटी थी कि मैं रात भर पढ़ के कर सकता हूँ। तो मैं अर्ली बर्ड तो नहीं था, नाइट आउल कह सकता हूँ आप लोग मुझे, तो मुझे हेल्प किया। और मोस्ट ऑफ द हम इंजीनियर्स ऐसे ही होते हैं। लेकिन अगर मैं एक जनरल टाइम टेबल आप लोग के लिए बताऊँ, तो वो आपको फाइनलाइज करना पड़ेगा प्लान के अकॉर्डिंग, डेली प्लान, वीकली प्लान, मंथली प्लान। अगर आपके पास प्लान है तो ही आपकी जो विश है वो, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि एक प्लान बनाइए, वीकली प्लान बनाइए और उसके डेली टारगेट्स रखिए। फॉर एग्जांपल मैंने सोच लिया आज मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ फंडामेंटल राइट करना है, तो वो जब तक का पूरा नहीं होगा मैं उठूंगा नहीं, क्योंकि कुछ ही दिन ऐसे होंगे जब मेरे से बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अगर मैं डेली मान के चला मुझे 10 घंटे पढ़ना है, तो फिर हो सकता है कि अगले दिन मैं ना पढ़ पाऊँ। लेकिन अगर मेरा प्लान ये है कि मुझे आज फंडामेंटल राइट पढ़ना और मैंने पढ़ लिया और मुझे बहुत खुशी हुई, फिर मैं सोचता था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कवर कर लो ताकि आगे के लिए ना हो। तो एक प्लान, उस पर स्टिक रहना है। खुद से ऑनेस्टी इंटीग्रिटी ऐसे वर्ड्स हैं जो अब आप पूरे अपनी लाइफ में देखेंगे, तो उसको स्टार्ट कीजिए खुद से। प्लान बनाइए डेली, वीकली, मंथली, और उस पर स्टिक रहिए। वो प्लान आपका हो सकता है। जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था वो मैं ये बताना चाहता था कि मेरा प्लान कुछ और हो सकता है। मैं रात को पढ़ने वाला हो सकता हूँ और हो सकता है कि मुझे उतनी डर ना लगे पेपर से। आप लोग को लगती हो तो आप लोग पहले से तैयार रहिए। जी। जितने लोग देख रहे हैं व्यूवर्स से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग हमारी वीडियोस तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे हैं, तो आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। आप देखिए किस तरीके से आज हमारे बीच में हमारे ही पहाड़ से निकलकर एक यूपीएससी के यहाँ पर यूपीएससी क्लियर जिन्होंने किया है वो हमारे बीच बैठे हैं। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि जब भी आप इस वीडियोज़ को देख रहे हो या फिर आप किसी अपने फ्रेंड को ये वीडियो भेजें तो उसे बहुत हेल्प मिले कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, मेरे अंदर पोटेंशियल है, और उसके अंदर एक रहे कि हाँ मुझे भी कोई ना कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर एक दिन यहाँ पर आना है और अपना जो अनुभव है वो लोगों के साथ साझा करना है। तो चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। संदीप भाई, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा यहाँ पर कि जब आपने सब कुछ तैयारी कर ली, सब कुछ हो गया, लेकिन एक चीज़ होती है कि एग्ज़ाम प्रेशर होता है कि आप बहुत अच्छा आपने पढ़ लिया है, बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको है, बट चाहे मैं बात करूँ प्रीलिम्स की, चाहे मैं मेंस की बात करूँ या इंटरव्यू की, जो एक एग्ज़ाम प्रेशर होता है या किसी भी एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, आप यूपीएससी एस्पिरेंट है तो आपने उस लेवल का प्रेशर देखा है, बट कहीं ना कहीं हम अगर बात करें स्टेट एग्ज़ाम में, चाहे पीसीएस हो हमारा या लोअर पीसीएस हो या वेरियस ग्रुप से एग्ज़ाम हो, एक जो स्टूडेंट होता है उसे प्रेशर को कैसे टैकल करना चाहिए? सर मेन चीज़ है श्योरिटी की। मैं आपको अभी भी श्योरिटी नहीं दे सकता कि मेरा दोबारा होगा या नहीं होगा। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी प्रोसेस राइट हो। लेजेंडरी क्रिकेटर MS धोनी सर ने खुद ही कहा है कि अगर आपकी प्रोसेस ठीक है तो रिजल्ट ना भी मैटर करते हो तो चलेगा। सेम चीज़ प्रेशर पेपर पे, प्रेशर ऑब्वियस है कि आपको आएगा एग्जाम से पहले। आप जब बैठे होंगे हो सकता है आपके हाथ पैर काँप रहे हो, लेकिन जस्ट बिकॉज आपने प्रोसेस में खुद को रख रखा है, आप उस प्रोसेस में आपने देख रखा है, उस सिचुएशन में मॉक दे रखे हैं आपने, आपको मालूम है कि अगर बाई चांस ऐसा होगा तो मैं ऐसा कर लूँगा, मेरे पास प्लान है, प्रोसेस ठीक है, तो रिजल्ट ठीक आता है। आपको प्रोसेस ओरिएंटेड होना बहुत ज़रूरी है यहाँ, क्योंकि आपको खुद को नहीं मालूम पेपर कैसा आएगा, रिजल्ट कैसा आएगा। तो प्रेशर हैंडलिंग के लिए एक चीज़ तो ये है कि आपकी प्रोसेस बहुत अच्छी हो, आपकी मेथडोलॉजी अच्छी हो। सेकंड चीज़, लगातार आप बात कीजिए अपने पीयर ग्रुप से या उनसे जो आपको कंफर्ट देते हो, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई आपको आके कहे कि आप कर सकते हो। मेरे टाइम पे बहुत लोग ऐसे थे, आप लोग ढूंढिए आपके साथ ऐसा कौन है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली खुद पे भरोसा रखिए कि जो जो आपने प्रोसेस फॉलो कर रही है वो रिजल्ट देगा, और ग्रोथ दिख रही है तो
आज नहीं तो कल वो रिजल्ट पक्का आएगा। जी। इंटरव्यू को बाइंड अप करने से पहले बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो हमारे बीच हैं, हमारे कुछ व्यूवर्स ने हमसे पूछे थे। काफ़ी सारे हमारे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो अभी पीसीएस में रिसेंटली सिलेक्ट हुए हैं, कुछ लोअर में सिलेक्ट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी अब देख रहे हैं यूपीएससी की तरफ कि शायद हो सकता है कि यूपीएससी की तरफ वो अपना रुझान करें, क्योंकि एक होता है ना कि जब आप पीसीएस बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक और बड़े एग्ज़ाम की चाह हो जाती है। तो उनके लिए अगर आप कुछ बता पाएँ कि किस तरीके से अब जॉब पे रहने के बाद या फिर किस तरीके से वो प्रिपरेशन करें स्टार्ट। सर, जितने भी मेरे सिलेक्टेड सीनियर्स हैं उन सबको मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, जिनको मैं पर्सनली कर नहीं पाया था। सर, ये ऑब्वियस है कि जब आप एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आप चाहते हैं कि आप दूसरा एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, ना जस्ट बिकॉज उसके लिए नहीं कि एग्ज़ाम का स्टेटस बढ़ा है, इसलिए क्योंकि आपको मालूम चल चुका है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप आगे और कैसे बढ़ा सकते हैं। आप जो वेलफेयर कर रहे हैं लोगों के लिए, आपको मालूम होता है सीमित लोग के लिए कर रहे हैं, उसको आप कैसे दायरा बढ़ा सकते हैं। तो जितनी भी टॉपर्स या सेलेक्टेड कैंडिडेट से मेरी बात हुई थी, उनका व्यू ऑफ पॉइंट यही था कि वो ज़्यादा वेलफेयर करना चाहते हैं, ज़्यादा कनेक्टेड रहना चाहते हैं लोगों के साथ, जो करंट जॉब में थोड़ा मुश्किल है। अगर मैं एडवाइस देना चाहूँगा तो यही है कि जॉब के साथ साथ आप मोस्ट ऑफ द टाइम ये कीजिए कि आप रिवाइज़ कैसे कर सकते हैं चीज़ों को। फॉर एग्जांपल, अभी फाउंडेशनल कोर्स लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो मेक श्योर कीजिए जो रिसोर्सेज हैं उसको कैसे आप मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं। उसके लिए रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा आप लोग को हेल्प करेगा। प्लस जब आप लोग के वीकेंड्स होते हैं या कुछ ऑफ डेज होते हैं, उस दिन मेक श्योर कीजिए कि आप आंसर राइटिंग पक्का कर रहे हो, क्योंकि यूपीएससी या पीसीएस ऐसी परीक्षाएं हैं जिसमें आंसर राइटिंग की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो आप वो कर सकते हैं। प्लस कुछ पर्सनलाइज मेंटोरशिप होती है, वो कर सकते हैं, तो वो आप लोग को काफ़ी हेल्प करेगा। प्लस जो एक चीज़ जो सबके लिए बेसिक है, वो अगर मैं दोबारा भी एग्ज़ाम दूंगा तो मैं भी वो चीज़ करूँगा, टॉपर्स की आंसर कॉपी निकाल के उनके आंसर के साथ खुद को सेल्फ एवेल्युएट करूँगा, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि वो बेस्ट आंसर है और मैं उसमें क्या वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ। तो आप लोग वो कर सकते हैं हर वक्त। बाकी सारा का सारा मटेरियल ऑनलाइन पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो सर वो काफ़ी हेल्प करेगा सबको। जी। कभी आप चाहेंगे तो एक स्पेशल सेशन जो हम लोग हैं स्ट्रेटेजी पर भी कर सकते हैं, तो आप जितने लोग वीडियो देख रहे हैं तो ये कमेंट नीचे कर सकते हैं कि आपको एक फुल स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए, तो उसमें हम लोग एक गाइडेंस प्रोग्राम ही रख देंगे डायरेक्ट कि कैसे आप प्रीलिम से लेकर मेंस, क्या बुक सोर्स आपकी होनी चाहिए, क्योंकि एक इंटरव्यू में पॉसिबल नहीं हो पाता है, फिर इंटरव्यू लेंदी हो जाता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ बात करेंगे संघर्ष की और किस तरीके से कितनी कठिनाइयाँ उन्हें इस एग्ज़ाम को निकालने में आई। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसा हमने अक्सर देखा है यूपीएससी जो एस्पिरेंट होता है उसमें एक आग रहती है आईएएस बनने की। अनफॉर्चुनेटली इस बार आपका आईएएस में सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है, तो आपकी आगे की जर्नी कैसी है? क्या आपने इस बार का प्रीलिम्स दिया है और आप आगे के लिए कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं अभी? सर, मेन चीज़ है एस्पिरेशंस। आपके एस्पिरेशंस कहाँ पर एंड होते हैं। फॉर एग्जांपल, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट मेजरली जो हम सिलेक्टेड भी होते हैं, कुछ ऐसे सर्विसेज हैं जिनके बारे में हमें ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है। आईएएस, आईपीएस, ऑल इंडिया सर्विसेज कुछ ऐसे सर्विसेज हैं जिनका हमें एक्सपोजर ज़्यादा है, तो एक वो लगाव हमेशा से रहता है। प्लस सेकंड लगाव, आपने देखा है कि पब्लिक डीलिंग कौन सी सर्विसेज ज़्यादा करती हैं, तभी आप मोटिवेटेड हुए उनसे आने के लिए, तो वो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। तो उसके लिए जब तक का आपके पास अटैम्प्ट है आप ट्राई कर सकते हैं, प्लस आपको ऐसा लगता है कि ग्रोथ हो सकती है तो ट्राई कर सकते हैं। सिमिलरली सर, इस बार भी मैंने प्रीलिम्स दिया है, उसका रिज़ल्ट अभी जून में आएगा। अगर होता है, नहीं भी होता तो जब तक का अटैम्प्ट बचे मैं कोशिश करूँगा कि ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए जा पाए। ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आपके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ज़्यादा वेलफेयर कर पाए, लोग ज़्यादा कनेक्टेड रह पाए। तो सर, जब तक का आपके पास मौका है तो आप चाहते हैं कि आप मोर रिस्पॉन्सिबल बने टुवर्ड्स द सोसाइटी, तो उसके लिए सर लगे रहना होता है हर किसी को। चलिए, बेस्ट विशेस हैं आपको हमारी तरफ से, और हम चाहेंगे इस बार हमने आपका एज अ यूपीएससी सिलेक्टेड कैंडिडेट इंटरव्यू कराया, और नेक्स्ट टाइम मुझे खुशी होगी जब आप यहाँ पर एज अ आईएएस आईपीएस में आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, और तमाम हमारे व्यूवर्स के लिए खुशी की बात होगी, क्योंकि अक्सर जितने भी हमारे व्यूवर्स होते हैं मुझे बहुत सारे पर्सनल मैसेज आते हैं। कुछ लोग जो नए एस्पिरेंट्स होते हैं तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग अभी बस खुशी तब होती है जब 12th करने के बाद, जो हमारे अक्सर मैं देख रहा हूँ आजकल 12th करने के बाद बच्चे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं, वीडियोज़ को देख रहे हैं, पर्सनल मैसेज मुझे करते हैं। अगर आप भी कनेक्ट होना चाहें तो नीचे सोशल मीडिया लिंक्स हमारी आ रही हुई इंस्टाग्राम, फेसबुक की, वहाँ से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से पूछा जा रहा है कि सर मैं
ट्वेल्थ में हूँ, मैंने जस्ट अभी ट्वेल्थ किया है, कैसे मैं अपने यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ, यूकेपीएससी करना चाहता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है देखकर। तो सभी आप लोगों को बेस्ट विशेस है हमारी तरफ से, और जो भी हमारा सपोर्ट चाहिए होगा हम हमेशा आपके सपोर्ट के लिए तत्पर हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ आपको गुड लक संदीप भाई, हम चाहेंगे आपका जल्द से जल्द यूपीएससी में एक अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन दोबारा हो। संदीप भाई, अक्सर हम लोगों ने चाहे हम सोशल मीडिया कहें, इंस्टाग्राम, किसी भी वेरियस प्लेटफॉर्म पर देखा है जो यूपीएससी के अक्सर रील्स वायरल होते हैं इंटरव्यू के रिगार्डिंग। तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस अगर आप शेयर कर पाए, जो कैसा माहौल रहता है वहाँ पर और कैसा इंटरव्यू होता है, क्योंकि आप जिस इलाके से आते हैं या जिस स्टेट से आप आते हैं वहाँ का बहुत ज़्यादा रेशो नहीं है कि यूपीएससी में बहुत ज़्यादा सिलेक्शन रेशो नहीं है। हाँ, होते हैं सिलेक्शन, बट इस लेवल पर रेशो नहीं है कि आप एकदम इजीली किसी से कनेक्ट कर पर गाइडेंस ले पाओ। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस था और क्या क्या क्वेश्चंस अगर आप रिकॉल कर पाएँ पूछे गए थे आपसे? हाँ सर, ये मेरा सेकंड इंटरव्यू था यूपीएससी में। लास्ट ईयर मुझे 143 नंबर मिले थे, जो बिलो एवरेज नंबर है और जिसके चक्कर में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, वन ऑफ द मेजर फैक्टर था। और इस वर्ष मुझे 183 मिले, जो थोड़ा बहुत अब एवरेज नंबर है, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखा था। वो मेन चीज़ था कि वो आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट चेक कर रहे हैं इंटरव्यू में। हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे मॉक इंटरव्यू की, मोस्ट ऑफ द टाइम वो रेप्लिकेट होता है, लेकिन जो सिनेरियो होता है वो बिल्कुल अलग होता है। मेन यूपीएससी रूम का एक चेयरमैन बैठे होंगे, देन आपके ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स बैठे होते हैं 4, आपसे एक एक करके सवाल पूछते हैं और बहुत ही अच्छे कॉर्डियल वे में सवाल करते हैं, आपसे बिल्कुल कंफर्ट देने की कोशिश करते हैं आपको। मेजर जो चंक ऑफ द सवाल होते हैं वो आपके डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म से होता है। फॉर एग्जांपल मेरे डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में क्रिकेट लिखा हुआ, तो मेक श्योर करेंगे मुझे कंफर्ट देने के लिए क्रिकेट से कुछ सवाल पूछे या मेरे होम टाउन से कुछ सवाल पूछे। देन उसके बाद वो बिल्डअप करते रहते हैं आपके आंसर के उस पर, जैसे आपने आंसर दे रखे हो। ये बहुत ही डिफरेंट हो जाता है समटाइम्स, जितने आप वीडियोज़ देखते होंगे, कुछ बहुत ही पॉपुलर वीडियोज़, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका मॉक इंटरव्यू में कुछ हो सकता है रेलेवेंस हो, लेकिन वो मेन इंटरव्यू में उनका कुछ ज़्यादा रेलेवेंस होता नहीं है। आपके सेकंड सवाल के कुछ ऐसे सवाल जो मुझे याद रहे इंटरव्यू के, वो इस बार तो मेनली थे कि जैसे ही मैं अंदर आया, ऑनरेबल चेयरमैन सर ने मुझसे यही कहा था कि मार्गरेट थैचर को जानते हैं? तो मैंने कहा था हाँ सर, एक्स ब्रिटेन की पीएम थी, देन उनकी एक थ्योरी थी देयर इज़ नो अल्टरनेट। तो उन्होंने मुझसे कहा था जब उनके सक्सेसर आए थे तो उन्होंने ये कहा था इसके पास स्पाइन तो है लेकिन हार्ट और ब्रेन नहीं है, तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तो मेरा जवाब ये था कि सर आंसर लाइज इन द स्टेटमेंट ऑफ मिसेस थ्रेटेड itself दैट यू नीड द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 3। तो साइड से वहाँ से थोड़ा बहुत टोन सेट हो गया था इंटरव्यू का। तो ऐसी चीज़ें थी, प्लस कुछ और चीज़ें थी। फॉर एग्जांपल मैं कहना चाहूँगा कि वो आपको जज करना चाहते हैं कि आपका क्या है। मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आप सिविल इंजीनियर हैं, देन आप डेवलपमेंट कर रहे हैं उत्तराखंड में, जिसकी इकोसिस्टम इतना ज़्यादा फ्रेजाइल है कि हमने देखा सिलक्यारा टनल कोलैप्स हुआ था, लेकिन फिर भी आप डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट करते जा रहे हैं। तो वहाँ पर आपको एक्टिवली अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। जैसे मैंने रखा था कि सर हम एक्सेप्ट करते हैं कि सिलक्यारा टनल कोलैप्स हमारा एक फेलियर था, लेकिन हमने मोर देन 22,000 या ऐसे कुछ रोड्स बना रखे, मोर देन 9 ब्रिजेस, मैनी टनल्स बना रखे, उसमें एक फेलियर था। तो उसके बेसिस पर जज करना कि डेवलपमेंट नहीं होगा तो अलग है। तो कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जो मेरे हिसाब से उनको अच्छे लगते हैं कि आप ना केवल एक ही फेज़ में हैं, आप देख रहे हैं दोनों साइड्स ऑफ द कॉइन, तो वो काफ़ी हेल्प करता है सर इंटरव्यू में। जी, इंटरव्यू के रिगार्डिंग आपने एक चीज़ बताई कि क्रिकेट को लेकर आपने जिक्र करा। कॉलेज के दौरान शायद हम साथ ही क्रिकेट खेला करते थे, और एक मिथ ये भी था कि आपको ऐसा कहा जाता था कि खुद में आपकी एक थ्योरी थी कि मैं बहुत बड़ा क्रिकेटर हूँ। तो जितने आपके साथ वाले देख रहे होंगे, आपके दोस्त लोग देख रहे होंगे, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा क्लेरिफाई करिए कि एज अ क्रिकेटर आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? सर आपके सवाल ने काफ़ी नॉस्टैल्जिक कर दिया मुझे याद है फर्स्ट ईयर में जब हमारी टीम बनती थी तो हमारे कैप्टन हुआ करते थे वैभव नेगी, वो और मैं खुद बॉलिंग ओपन किया करते थे और काफ़ी अच्छी गेंदबाजी किया करते थे, लेकिन कुछ कारण की वजह से मेरे पैर पे चोट लग गई थी, जिसके बाद मुझे बॉलिंग करने का दोबारा मैंने बॉलिंग नहीं की। लेकिन जब भी वो बॉलिंग की थी बहुत अच्छा, तो मेरे काफ़ी सीनियर्स तारीफ़ करते थे उस टाइम पे मेरी बॉलिंग की, सर उनमें से आप एक हुआ करते थे। बिल्कुल। देन मैंने खुद को बैटिंग की तरफ किया और मैं थैंक यू कहना चाहूँगा वैभव नेगी को, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। कुछ अच्छे इनिंग्स रहे हैं सर मेरे, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि सर आई वॉज द बेस्ट और या आई वॉज वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत अच्छे सीनियर्स थे मेरे। तोमर सर थे, मेनली वैभव नेगी थे, अनिल राणा सर लोग थे, सब बहुत ही बढ़िया थे। बट एग्जेगरेशन भी नहीं कहूँगा सर, लेकिन टॉप 10 में मैं खुद को रख सकता था बैटिंग पे एट दैट टाइम।
खासकर जब आप लोग चले गए थे, हम लोग सीनियर बन चुके थे वो, और काफ़ी मज़ा आता था सर क्रिकेट खेलने में। और अभी भी वही कोशिश रहती है कि फिर से मौका मिले तो फिर से वही सब कुछ रेप्लिकेट कर पाए। वही टूर्नामेंट्स फिर आज भी याद आती हैं, मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो मैं जीता या जो वैभव जीता, हम लोग साथ में जो जो किया सर, वो काफ़ी याद आता है। एक आपके फ्रेंड है और मेरे भी अच्छे दोस्त है, जूनियर है मेरे, अनूप कोहली का ऐसा कहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं एक एज मिला था कि जो कैप्टन है वो आपके खास मित्र रहे, जैसा वैभव का जिक्र आपने करा, तो उस कारण आपको क्रिकेट में मौका मिला। देन उसके बाद आप एक अच्छे क्रिकेटर बने, जो आपने ग्रोथ करी क्रिकेट में, क्योंकि सीखने की चाह आप में शुरू से रही है। तो कितना जस्टिफाई आप अनूप की इस बात को करेंगे कि यहाँ पर उनका कहना सही था, क्या आपको एज मिला था एक कैप्टन के फ्रेंड होने का, कि आपको टीम में जगह मिली? सर मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपके ओपिनियन की, बाकी अब प्रत्यक्ष हो क्या प्रमाण की ज़रूरत सर, मेरे सीनियर्स जानते हैं, मेरे जूनियर्स जानते हैं। बाकी एक चीज़ मैं यहाँ पर पक्का क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि वो मेरे दोस्त थे इसलिए उन्होंने मुझे टीम में लिया, ये अलग बात है। बल्कि मेन चीज़ ये है क्योंकि मैं क्रिकेट में अच्छा था इसीलिए वैभव मेरे दोस्त बने। मैं अपने व्यूअर्स को सबको बताना चाहूँगा, वैभव की ब्रांच केमिकल इंजीनियरिंग थी, मेरी सिविल इंजीनियरिंग, और हमारा उठना बैठना बहुत कम हुआ करता था। लेकिन चूंकि हम लोग दोनों फर्स्ट ईयर में थे तो मेरा गेम हो सकता है कि वैभव को अच्छा लगा हो, इसीलिए हम दोस्त बने। और सर उसके बाद तो फिर ग्रोथ ही होती रही जी। तो ये पर्सनल थोड़ा सा टॉक थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे जो सीनियर्स हैं, जूनियर, एक हमारी जो कॉलेज कम्युनिटी है, कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से कनेक्ट करेगी, तो इसीलिए ये सवाल ज़रूरी था। संदीप भाई, अब इंटरव्यू को बाइंड अप करने का टाइम आ चुका है। आप मुझे बताइए कि आप जो अभी हमारे करंटली कॉलेज में पढ़ रहे हैं, क्योंकि बेसिकली मैं उनके लिए इसलिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि वर्तमान में हम देख रहे हैं कि कॉलेज कहीं ना कहीं हमारा जो है अब बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस भी कर रहा है, पर उस जो वहाँ पर बच्चा पढ़ रहा है वो अपने फ्यूचर को लेकर, जैसे आप एक रोल मॉडल हैं, चाहे ना केवल कॉलेज के लिए जहाँ से आपने स्कूलिंग करी या अपने आसपास सोसाइटी के लिए, तो उन लोगों के लिए आपका एक कॉमन मैसेज क्या रहेगा कि अपने सपनों को लेकर क्या उन्हें करना चाहिए और कैसे वो मोटिवेट रहें? सर सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने छोटे भाई बहनों को जो अभी कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं कि आप लोग देखिए कि आपके फ्यूचर ऑप्शन कौन कौन से हैं। गेट ऑब्वियसली आपका एक ऑप्शन होगा, पीएसयू में जाना आपका एक ऑप्शन होगा, उसके सिवा कुछ अदर ऑप्शंस होंगे, उनको एक्सप्लोर कीजिए। फॉर एग्जांपल आप एमबीए के लिए जा सकते हैं, देखिए आईआईएम में कैट का एग्ज़ाम देके आपका क्या हाल चाल रहता है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एक ऑप्शन है। अदर ऑप्शन बैंकिंग के आपके पास। पहले तो सबसे पहले ऑप्शन एक्सप्लोर कीजिए। हम खुद उस कम्युनिटी से हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा हर एक भाई कुछ आगे बढ़े, तो उसके लिए आपको ऑप्शन एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, उसके बाद फिर उसमें लग जाइए। प्लस हमारी कम्युनिटी कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज की KECNS की बहुत छोटी रही है लेकिन बहुत इंटीग्रेटेड रही है, तो आपको जब भी हेल्प चाहिए होती है तो आपका कोई ना कोई सीनियर ज़रूर होगा। आप ट्राई कीजिए कि आप ऐसे ग्रुप से लिंकअप हो कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज के जो आपको हेल्प करे। ऑप्शन एक्सप्लोर कीजिए और उस पर लग जाइए। आपके लिए सपोर्ट के लिए आपके सीनियर्स, जूनियर, हर कोई खड़ा है। बिल्कुल, जैसा आपने सुना होगा, हमारे जो बहुत खुशी मुझे होती है कभी भी जब भी मैं देखता हूँ हमारे कॉलेज से बहुत सारे अलग अलग फील्ड में, अगर हम बात करें, बहुत सारे हमारे जो कॉलेज के हैं, जो जितने भी लोग देख रहे हों, कहने का मतलब इसलिए है क्योंकि पहाड़ों में अपॉर्चुनिटी कम है, कहा जाता है ऐसा, लेकिन अगर आपके अंदर कैलिबर है या आपके अंदर टैलेंट है करने का तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। कुछ एक हमारे मित्र इस समय इसरो में साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे लोग जो हैं अभी अब सिविल सर्विसेज में हैं, और अभी हाल ही में आप देख रहे हैं हमारे जूनियर हैं, सीनियर जिनसे हम टच में भी नहीं है, अगर वो भी हमारे साथ मतलब जो टच में रहना चाहते हैं तो हम सोशल साइट चलाते हैं, वहाँ पर आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। संदीप भाई, अंत में मैं आपकी जो व्यूज़ हैं, जैसा मैं सभी से पूछता हूँ, तो आप पहले हमारे चैनल पर यूपीएससी एस्पिरेंट है या यूपीएससी क्वालिफायर जिसे हम बोलेंगे वो हैं, तो आपके माई टॉक शो के बारे में क्या थॉट है? क्योंकि बहुत मैटर करता है मेरे लिए भी। जब हमने स्टार्ट करा था ये चैनल तो सोचा नहीं था कि कभी हम लोग यूपीएससी का कोई जो कैंडिडेट जो यूपीएससी के सिलेक्टेड स्टूडेंट होंगे उनका इंटरव्यू करेंगे, तो लकीली आप हमें मिले और हमारे मित्र, हमारे कॉलेज के जूनियर, तो बहुत सौभाग्य की बात है हमारे लिए। तो आपके थॉट्स बहुत मैटर करते हैं माई टॉक शो के लिए, तो आपका क्या ओपिनियन है इस पर? ऐसा पर्सनली कहूँ तो सच में हम जो KECNS हैं उनको काफ़ी खुशी होती है कि हमारे सीनियर्स के पॉडकास्ट चैनल्स इतने हाईलाइटेड हैं। और सेकेंडली जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं देख रहा हूँ इंटरव्यू अंकित राज सर का, तो मुझे खुद को पता चल रहा है कि हाँ, मुझ में ऐसा क्या कुछ रह गया था जो मुझे फाइनल सिलेक्शन तक का नहीं पहुंचा पाया। या दूसरे PCS टॉपर्स का इंटरव्यू देख रहा हूँ या वीडियो टॉपर का इंटरव्यू देख रहा हूँ, तो मुझे सीखने को मिल रहा है कि हाँ, क्या कुछ मुझ में रह गया जो मैं कर पा रहा हूँ। मेरे हिसाब से ये साइज से ही ऐसा प्लेटफॉर्म है उत्तराखंड का जो इतना डिटेल सब कुछ करा रहा है। हम देखते हैं
सेंट्रल एग्जामिनेशन के लिए कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो हेल्प कराता है एस्पिरेंट की कनेक्टेड रहने में। तो लकीली हमारे पास सर का है और खुद से सर बहुत अच्छा लगता है कि हाँ सर को मैं जानता हूँ। कभी भी ऐसा हो सकता है कि मैं सर को कॉल करके पूछूं कि सर आप यहाँ पर मेरी हेल्प कर सकते हैं या नहीं। तो एक पर्सनल विक्ट्री ऐसा तो है, प्लस सेकेंडरी कम्युनिटी के लिए अच्छा लगता है कि वेरियस टॉपर्स आते हैं, आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। तो उसके लिए सर मैं आपका बहुत आभारी हूँ। प्लस सेम चीज़ अगर कभी आपको मेरी हेल्प चाहिए होगी तो मैं अपना कॉन्टैक्ट या डिटेल शेयर कर सकता हूँ आपके साथ। प्लस आप कनेक्टेड रहे कम्युनिटी के साथ, जितना ज़्यादा आप टॉक शो के साथ, माई टॉक शो के साथ कनेक्टेड रहेंगे, आप जानेंगे कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं एग्ज़ाम को लेके। मैं जैसे सर ने मेंशन किया, हो सकता है मैं पहला हूँ कैंडिडेट, लेकिन मैं नहीं चाहता मैं आखिरी हूँ। इस वर्ष भी उत्तराखंड का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है, मोर देन 15 कैंडिडेट्स हैज़ बीन सेलेक्टेड। तो हम चाहेंगे कि और लोग आए, प्लस और चाहेंगे कि अगले साल और लोग आए। और आप लोग मेंशन कीजिए कि पर्टिकुलरली किसी एक टॉपर्स को देख के आप कैसे मोटिवेट हुए। तो उसके लिए तो सर आपकी कम्युनिटी को बहुत बहुत थैंक यू जी। बहुत अच्छा आपने जो है व्यूज़ दिए और जिम्मेदारी हमारी भी बढ़ जाती है। कोशिश हम ये करेंगे कि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, अभी यूपीएससी की हमने शुरुआत कर दी है, तो कोशिश अब मेरी रहेगी कि बहुत सारे हम यूपीएससी एस्पिरेंट्स को लाएंगे और साथ ही साथ वेरियस ग्रुप सी के या फिर जो स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम है उनके टॉपर्स को यहाँ पर लाएंगे और उनका इंटरव्यू लेंगे। लेकिन आप लोगों से हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई आपका कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू सर, ऑलवेज सर। जल्द मिलेंगे आपसे एक नई पॉडकास्ट में एक नई टॉपर्स के साथ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।